हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है, काफी धमाकेदार टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्लान बनाते हैं स्पिरिचुअलिटी का, वो बनाते हैं ओल्ड एज के लिए। कहते हैं ये जवानी है भाई, ये जवानी है दीवानी, राइट। इसमें थोड़ी यार ये अभी स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये कोई टाइम थोड़ी ना होता है। क्या तुम भी यार किन चक्करों में पड़ रहे हो भाई, समझदार बनो। ये सब चीजें बुढ़ापे में करते हैं। अरे इसलिए ज्यादातर लोग हमने देखा है, यूजुअली उनकी यही मेंटालिटी होती है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी लेनी है हमें, लेकिन कब? बुढ़ापे में, जब मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो और आंखों में हो मोतियाबिंद। अरे तभी तो असली फोकस में जीवन शुरू होता है। क्या बात है। अच्छा, ओल्ड एज वैसे किसको बोलते हैं? कोई बोले कि ना जिनके दांत नहीं रहते तो उनको ओल्ड एज बोल देते हैं। लेकिन मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके दांत वैसे टूट गए, है वो 25 साल का, हम उसको बूढ़ा बोलेंगे? नहीं। कोई बोले जब हम चल नहीं पाते ठीक से ना, तो उसको बुढ़ापा बोलते हैं। कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, टांगे दोनों गई, अब मतलब वो बूढ़े हो गए। या कोई बोल सकता है कि ना जब सारी इच्छाएं व्यक्ति की हो जाती है डन एकदम, अब ये बूढ़ा हो गया। जब तो इच्छाएं हैं तब तो जवान है। हमने तो कहीं 80 साल के भी ठरकी बुड्ढे देखे हैं, इच्छाएं हैं भाई उनके अंदर, 80 साल के हैं भाई साहब। तो क्या वो जवान है? क्योंकि इच्छाएं तो उनकी पूरी हुई नहीं। और कुछ होते बड़े तृप्त होते हैं, 25 साल की उम्र है लेकिन तृप्त है वो, तो क्या है? बूढ़ा है। तो भला हम बूढ़ा किसको बोलते हैं? यूजुअली बाय डेफिनेशन जाया जाए तो उसको बोल सकते हैं जो व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, उसको बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति बूढ़ा है। द वन हु इज वेरी नियर टू डेथ, बस अब मृत्यु के निकट हैं तो अभी ओल्ड एज है। तो मृत्यु के हम कब निकट हैं? बुढ़ापे में। क्या कोई गारंटी ले सकता है अपनी लाइफ की कि ना मैं बूढ़े होकर के ही मरूंगा? एक सिंगल व्यक्ति गारंटी ले सकता है? No. We cannot take any guarantee at all. कब क्या होगा कुछ नहीं पता। मृत्यु आती है तो मिस्ड कॉल देती है, व्हाट्सएप मैसेज भेजती है, हाँ फेसबुक रिक्वेस्ट भेजती है, मैं आ जाऊं, और हम कहें नहीं 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 मैं तैयारी कर रहा हूँ IAS की गिटोरनी में, बाद में आइयो तू। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु तो कभी भी आएगी, कैसे भी आएगी। एक लड़का था हमारे यूथ फोरम में आया करता था वो, और MBBS कर रहा था वो। तो हुआ क्या, उसके दोस्तों ने कहा यार जन्माष्टमी आ रही है, अब जन्माष्टमी दिन आ गया, इट वाज द डे ऑफ जन्माष्टमी। तो उन्होंने बोला चलना यार डांडिया करेंगे ना लड़कियों के साथ, और हमारे यूथ फोरम में भी आता था वो। तो भक्तों ने बोला आइए आइए, जन्माष्टमी में तो आप मंदिर आइए, अब सेवा करिएगा, आप पूरे दिन भगवान का नाम लीजिएगा, कीर्तन करिएगा। हाँ यही करना चाहिए वैसे तो। दोस्तों ने कहा अभी तू कहाँ जाएगा यार, तू मंदिर में तो घंटा पीटेगा तू यार, अबे वहां लड़कियां डांस कर रही हैं, थोड़ा इसके साथ तना तिनता, कभी सुनीता के साथ, कभी सेन्योरिटा के साथ। जन्माष्टमी ऐसे मना दे यार, तू टन टन ऐसे हो जाएगा, तू घंटा हो गया तू, चल। अब लोगों ने इतना, उसके दोस्तों ने इतना कन्विंस किया, कहता चल यार चलता हूँ, चल तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। तो गया डांडिया उसने किया भी, टका टक 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 टक। लेकिन जब वापस आ रहा था, हुआ क्या, बाइक पे उसको हल्की सी झपकी लगी उसको, और झपकी लगी, बैंग, ऑन द स्पॉट फिनिश्ड, ऑन द स्पॉट। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी भी आई थी एक समय, इन रीडर्स डाइजेस्ट, ये पब्लिश हुई थी, कि फैमिली किस तरह से पूरी की पूरी फैमिली आधे घंटे के अंदर खत्म हो गई। कैसे हुआ क्या, पतिदेव जो है पालक लेकर के आए, पालक के उस गुच्छे के अंदर कोबरा का छोटा सा बच्चा था उस बंडल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, वो पालक ली, फ्रिज के अंदर रख दी, और जब फ्रिज के अंदर है झटके से रखी तो कोबरे का जो बच्चा था वो बाहर निकला तो बाहर निकल करके गिर गया दही के अंदर गिरा तो दही के नीचे गया वो। अब दही ऊपर से नॉर्मल है, लेकिन जब मरा तो मुंह से उसको जहर वहरा निकला, कोबरा है ना। अब ये जो दही था
ये माता जी ने सुबह सबको दही दिया, पैक भी किया, बच्चों को भी दिया, पति को भी दिया। तो जब पिताजी अपने बच्चे को लेकर के स्कूल जा रहे थे तो बच्चे ने कहा पापा मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। करते करते क्या हुआ, बच्चे के मुंह से झाग आनी शुरू हो गई। झाग आनी शुरू हो गई, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर गए तो अभी अंदर वो उसको कुछ इलाज करते तो वाइफ को फ़ोन आया कि ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो अभी इसको इलाज करा करके वापस ही लेके जाने वाले थे, डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं बचा। जब वापस पहुंचे इनकी भी तबीयत खराब हो रही थी। जब तक घर पहुंचे वाइफ की झाग निकल चुकी थी, मर चुकी थी। अब इनकी हालत नहीं थी और ये कहीं जा सके, इनके शरीर में जहर था। पूरी की पूरी फैमिली आधे घंटे के अंदर खत्म, एंटायर फैमिली। डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट, कभी भी कहीं भी आती है मृत्यु। एक समय मृत्यु ने कहा क्या, एक बिजनेस टाइकून के पास गई और बोली चलो भाई साहब टाइम हो गया आपका। बिजनेस टाइकून ने कहा अरे कम ऑन, हम किसी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते। सेक्रेटरी डेथ ने कहा भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूं, मैं बस आती हूं, चलना होता है। ये लिस्ट के हिसाब से चल रही हो, लिस्ट में तेरा नाम आया हुआ है, चलना है तेरे को। उसने देख लिया भाई लिस्ट में अपन का नाम तो है वैसे। ओ तो उसने बोला तो मृत्यु तो कहाँ कहाँ जाती है वैसे? कहते पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ वहाँ सारे भुवनों में जाना पड़ता है, जिसका टाइम होता है जाना पड़ता है मेरे को। कहते अच्छा तो तू इतना ट्रैवलिंग करती है तो तेरे को भूख भी तो लगती होगी? कहते हाँ सो। कहते अरे बैठ ना, तेरे को मैं गिटौर नहीं है, छोले भटूरे स्प्राइट पिलाता हूँ तेरे को मैं एकदम। तो यहाँ उसने बगल के मार्केट से जो है बढ़िया क्रिस्पी भटूरे, स्पाइसी छोले, रिफ्रेशिंग स्प्राइट बना करके मौत को दी। मृत्यु ने खाया छोले भटूरे स्प्राइट, बहुत बढ़िया लगा। साथ में उसको पकड़ा दी लस्सी, फिर तो लस्सी शस्सी भी हो जाए थोड़ी सी। अब छोले भटूरे भी जाएं, ऊपर से लस्सी भी जाए। लस्सी के बाद क्या आता है फिर? यस, अगर लस्सी के बाद आप नहीं सोए तो लस्सी देवी के प्रति ये घोर अपराध है। ये लस्सी देवी श्राप दे देती कि तू मेरे को पीने के बाद भी तू सोया नहीं। तो उसने बोला मृत्यु को कि देख बहन, तूने लस्सी पी है, थोड़ा आप आराम भी तो कर ले। देख मैं भाग के तो कहीं जा नहीं सकता तेरे से, तो मृत्यु है ना। कहते हाँ चलो ठीक है। आधे घंटे के लिए पावर नैप लेने के लिए चली गई मृत्यु। तो इसने क्या किया, अपना नाम ऊपर से निकाला और सबसे नीचे डाल दिया कि बोल दूंगा देख बहन तू गलत एड्रेस पे आ गई, तेरे को तो कहीं और जाना था, तू वहाँ जाना, मेरे पास क्या आई तू। इस तरह से मौत को टाल दूंगा। तो आधे घंटे बाद मृत्यु उठी और मृत्यु बहुत खुश थी। मृत्यु ने कहा कि ना मेरी आज तक जिंदगी में किसी ने इतने अच्छे से आवभगत नहीं की, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लिस्ट को नीचे से शुरू करूंगी। खलास। द पॉइंट इज दैट वी कैन नॉट मैनिपुलेट डेथ। नहीं कर सकते, भले हम कितनी कॉस्मेटिक सर्जरी करा लें, लीपा पोती कर लें, पॉन्ड्स एज मेडिकल, रिंकल भगाएं, और आपने सारे रिंकल भगा दिए। तो रिंकल को ऐसे लीपा पोती करके अगर मैं हटा भी दूं, स्टिल बुढ़ापा तो आएगा, मरना तो पड़ेगा। जैसे रेखा का नाम सुना आपने? रेखा, रेखा और रेखा जब से तुझे देखा, बॉलीवुड। उसने खूब कॉस्मेटिक सर्जरी कराई सो दैट शी मे लुक यंग। सो आई मे लुक यंग बट स्टिल आई एम ग्रोइंग ओल्ड। सो शी मे डाई लुकिंग यंग बट शी विल स्टिल डाई। मृत्यु से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता। और मृत्यु की खास बात क्या है, मृत्यु की ना कोई कुछ पता नहीं कब आएगी। जैसे हमारे जब एग्जाम्स होते हैं तो हमारी डेट शीट होती है, राइट? डेट शीट है, इस दिन ये एग्जाम, इस दिन ये एग्जाम, इस दिन ये एग्जाम, लेकिन एग्जाम में क्या आने वाला है वो किसी को पता। मृत्यु के साथ उल्टा है। मृत्यु के साथ ये है कि ना पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है, क्या अंतकाल में मुझे भगवान का स्मरण हुआ या नहीं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना। बस एक ही सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू है। और कोई सवाल ना। क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया जी। अच्छा ये डेट शीट क्या है इसकी? डेट शीट तो बता दो भाई। ये जी डेट शीट नहीं है, ये ना सरप्राइज टेस्ट है, ये तो कभी भी हो सकता है। आज से 25 साल बाद, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, अगले साल, कल,
अभी। ये लेक्चर में जो दे रहा हूं ये मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं पता, मैं बोलते बोलते चुप हो गया। और फिर क्या बात है, ऐसा हो सकता है राइट? कहते अरे प्रभु जी तो गए, ओ लो जी मृत्यु के बारे में बोलते बोलते निपट ही गए। ओहो, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। मृत्यु कब आएगी कुछ नहीं पता, एनी टाइम द डेथ कैन कम। लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों कराते हैं? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्योंकि उनको पता है भाई जिंदगी के बाद क्या नहीं है, मृत्यु। तो इसीलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं। लाइफ बहुत बेवफा है, एक दिन छोड़ के जरूर जाएगी, और मृत्यु बहुत वफादार है, एक दिन जरूर आएगी। लेकिन कब किसको आएगी कुछ नहीं पता। There was one very interesting story. It was published in Reader's Digest. I read long time back. एक व्यक्ति था, उसको पता लगा कि ना उसकी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो बहुत दुखी हो गया कि मैंने अपनी वाइफ को इतना प्यार किया और ये इसने गठोरने में किसी के साथ चक्कर मार के रखा है, किसी मैकेनिकल इंजीनियर के साथ। ओ लो जी, इसने पिस्तल निकाली और उस बंदे के पास गया, कहता तूने मेरी पत्नी को बचाया। और ये बोलते बोलते क्या किया, उसने गोली मारी। तो गोली मारी तो हुआ क्या, गोली लड़की के बॉयफ्रेंड के यहाँ छू के निकल गई एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा खून निकला। तो उसको लगा हाँ, लेकिन वो गिर गया। वो कहता है चलो मर गया। कहता अब ये तो मरी गया, मैं क्या ये करूँगा, खुद को ही मार लिया उसने। तो ये आधे पौने घंटे बाद उठा। अब हुआ क्या था, जब उसको छू के निकली थी गोली, तो बगल में एक पेड़ था, पेड़ में लग गई वहां पर गोली। अब इसने क्या किया, अभी गर्लफ्रेंड से, इसका पति मर चुका है, अब उससे जाके शादी कर ली और फिर ये साथ साथ रहने लगे। 5 साल बाद इसको पता लगा कि इसी वाइफ का फिर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कि तो पहले तू मतलब मेरे को यूज की तू है, और अब तू दूसरी ब्रांड की ओर जा रही है तू। तो इसने क्या किया, इसने ये सोचा कि वो जो बंदा है ना, मैं उसको बम से उड़ाऊंगा उसको। तो उसने क्या किया, उसी पेड़ पर जिसपे वो गोली लगी हुई थी उसमें ना उसने बम बांधा, और बम को बांधने के बाद उसने क्या किया, जैसे ही वो बंदा इसके बगल से गुजरेगा तो बटन दबा दूंगा, मरेगा। तो जैसे ही वो यहां से बगल से गुजरा, ये बटन दबा रहा था लेकिन ना बटन दबा नहीं ठीक से, जब तक दबाया वो निकल गया था इसके आगे से। तो वो तो आगे से निकल गया, लेकिन बम थोड़ी देर बाद फटा, बूम। तो फटा तो गोली जो थी वो उड़ के आई, इसके सर पे छेद किया, मार दिया इसको। तो जिस गोली से इसको 5 साल पहले मरना था, ये आज मर गया। इसको पता था ऐसे मरेगा, इतना क्रिएटिव डेथ, व्हाट अ क्रिएटिव वे ऑफ डाइंग, वाह कमाल हो गया। बट द पॉइंट इज दैट डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाते, कब मृत्यु आई कुछ नहीं पता। आप से एक वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, एक आईएएस ऑफिसर का, हु कमिटेड सुसाइड बीइंग फ्रस्ट्रेटेड विद हिज वाइफ एंड मदर। की वो लोग इतना झगड़ते हैं, खून पी गए दोनों, मेरा मर जाऊं। और भाई साहब मर लिए। आई नो वन मोर आईएएस ऑफिसर, अपनी बैड हेल्थ की वजह से, बैड साउंड सिस्टम की वजह से नहीं, अपनी बैड हेल्थ की वजह से ही कमिटेड सुसाइड। आईएएस ऑफिसर, पावर है उसके पास, पोस्ट है उसके पास, खत्म। I know one IITian, he was a gold medalist. He came to know that his girlfriend is having an extramarital affair with another boy who was also doing BTech from Chola Kulcha Institute of Technology. बंदा इतना फ्राई हो गया, वो कहता है यार जिंदगी यार है क्या भाई, है क्या। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, ये एक हॉस्पिटल में नर्स थी। तो उसको जाके बोला कि ना मेरे को तू ना एक नशे की दवा ला देगी। कहते क्यों, क्या हो गया। कहते बस तू मेरे को एक काम कर दे, बस नशे की दवा ला दे बस मेरे को। वो ली उसने और पूरी पी गया, मर गया, दैट्स इट। तो ये जो लड़की थी, इसने क्या किया फिर, ये छोले कुलचा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वाले के साथ भाग गई। वाह, प्यार 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 प्यार।
द पॉइंट इज दैट द लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. हमारे बड़े बड़े प्लान धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता हाथ में. एस्पेशली फुल स्टॉप इज डेथ. इट कैन कम एट एनी टाइम. एक और कारण वाई वी शुड टेक टू स्पिरिचुअलिटी इन यंग एज इज दैट एज वी ग्रो ओल्ड हमारी बुरी आदतें गहरी होती चली जाती हैं. जैसे कि अगर कोई अंकुर निकला हो, उसको निकालना आसान है. पौधा बन जाए थोड़ा खींचेंगे निकल जाएगा वो भी, लेकिन बड़ा पौधा बन जाए तो खींच खींच के वो निकाल लेंगे उसको. पेड़ बन गया, अब आप पोस्ट पेड़ हो जाओगे लेकिन प्रीपेड से, लेकिन वो तो निकलने वाला अब नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें अब गहरी जा चुकी हैं. उसी तरह से जब आदतें बहुत गहरी चली जाती हैं तो फिर आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है. When I was working as सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उस वक्त मैं वापस आया ऑफिस से, तो हमारे घर के पास एक अंकल जी थे. एक बूथ होते हैं ना जहाँ पर लोग सिगरेट फूकते हैं, अपने फेफड़े सड़ाते हैं जहाँ पर, तो वैसे ही बूथ था, उसके बाद खड़े थे. कहते बेटा तुम्हें क्या, तुम माला वाला करते हो, तुम ये उम्र थोड़ी ना है, बुढ़ापे में करते हैं सब काम. मैंने कहा अंकल आपकी कितनी एज है? कहते एक कोई 57 58 हो गई अब तो. मैंने कहा यानी आप तो जवाब नहीं रहे, है ना. ऐसी कह रही इस्कॉन वालों ने ना मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, तो मैं भटक गया था. मैंने ये माला जब करना शुरू कर दिया, मैं भटक गया था ना मैं. लेकिन आप तो अब बूढ़े हो चुके हैं ना, तो आज से आपकी सिगरेट हुई मेरी और आज से मेरी जपमाला हुई आपकी. अरे भाई इन चीज़ों से दूर रखो हमको. मैंने कहा वाह बाबू जी, खुद आपको कुछ करना नहीं, हमें करने नहीं देंगे. नहीं करना ही करो, करो भाई, सॉरी गलती हो गई, जाओ करो. बुढ़ापे में आकर के बुरी आदतें नहीं बदलती. एक समय अकबर ने बोला बीरबल से, क्या बीरबल बुढ़ापे में जाके तो बंदा एकदम मतलब घंटी बजाती है ट्रन, और उसका फिर वो भक्त बन जाता होगा. 60 साल के हुए टन. ऐसा हो जाता होगा ना अपने आप ही 60 साल की उम्र में. कहता नहीं जहाँ अपना भले ही कोई कितना बूढ़ा हो जाए लेकिन इच्छाएं तो जवान रहती हैं. कहता है नहीं बीरबल क्या बात कर रहे हो यार, अरे बूढ़े होकर तो फिर इच्छाएं कहाँ रहती है भाई, बूढ़े हो गए ना आप. कहते नहीं जहाँ अपना ऐसा नहीं होता. कहते अरे क्या बात कर रहे हो. बीरबल ने कहा जहाँ अपना मैं अभी आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ. कहते अच्छा दो जी. क्या ठीक है. जहाँ अपना आपकी साम्राज्य में ना एक मरणासन व्यक्ति है, ही इज ऑन हिज डेथ बेड, एनी टाइम ही कैन लीव हिज बॉडी, एनी टाइम. आइए उससे मिलने के लिए चलते हैं, उसका हालचाल पूछने चलते हैं. कहता हाँ चलो चलो चलो. कहता हाँ लेकिन एक चीज़ है, अपनी आपकी जवान बेटी है ना उसको भी लेके चलिए. देखिए ओके उसको भी ले चलते हैं. तो बीरबल, अकबर और अकबर की जवान बेटी ये पहुंचे उस बूढ़ों के पास जो कि अब निकलने वाला है कभी भी, और वो लेटा हुआ है. तो अकबर पहुंचे, कहते हैं तो आपका कैसा हाल है? कहते कौन? अरे जहां बना आप. फिर उसकी नजर गई बेटी की ओर. उसके बाद से उसने सारी बातें अकबर से की, लेकिन नैन लड़ जाई हैं तो मनवामा कसक हुई भी करेगी. देख रहा था अकबर, सॉरी देख रहा था बिटिया को, बात कर रहा था अकबर से. हाँ जहाँ पना दवाई ले रहे हैं हम, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सिम्पैथिक, ब्यूटीफुल, सॉरी दवाइयाँ ले रहे हैं हम. क्या करें, एक दिन मरना तो होता ही है. बस ये इश्कबाजियाँ काश पूरी कर पाते हम. मैं क्या कर रहा था मतलब कि जहाँ पना बड़ा धन्यवाद आपका. अकबर ने कहा अरे मैं यहाँ हूँ. कहते अरे हाँ जय जहाँ पना. जहाँ पना उसकी नज़र बिटिया से हटी ही नहीं. कहते ठीक है भाई बहुत हो गया, हाल चाल आपका पूछ लिया हमने, जो जल्दी शरीर छोड़ो आप, चलते हैं हम. अकबर ने कहा वाकई में इसकी आंखें तो मेरी बेटी से हटी नहीं. उसने बेटी की डायरेक्शन भी चेंज की, शायद उसकी आंखें सेट हो गई हों, उसने दोबारा रीसेट कर ली उसने आंखें. ऐसा हाल. तो ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग हो गए अभी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. 2 लड़के थे, उनके पिताजी ना बड़े ही मटीरियलिस्टिक थे. कपड़े का बिजनेस यहाँ, कपड़े का बिजनेस वहाँ, खूब फैलाया हुआ था इन्होंने अपना बिजनेस. बच्चे कहते यार पिताजी ना मतलब
उम्र देखो इनकी, अभी तक इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, पैसा 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 पैसा। शर्म आती है इनको हमें अपना पिता बोलते हुए। तो फाइनल उन्होंने क्या किया कि एक संत को बुलाया, कहता है संत जी आप इनको संत अपना संग दो, कुछ सुधरे ये आदमी। तो संत ने बहुत मेहनत की, उनको ये बताया, उनको वो बताया, ये करते करते ये ऐसे सुना करते थे। संत ने कहा मतलब क्या करूं इस आदमी का यार, क्या करें इसका। तो फाइनली इसको संत जी लेकर गए वाराणसी के घाट के ऊपर, जहां सैकड़ों चिताएं जल रही थी। उसने देखो भाई चिताएं जल रही और कहते हैं मूर्ख था मैं, और आंखों में आंसू है उसके। तो उसकी आंखों में आंसू देखे ना, अरे तो भक्का भाई दिल खुशी से झूम उठा कि फाइनली इस पत्थर दिल आदमी का पत्थर दिल पिघल गया। तो ये बोला बड़ा मूर्ख था मैं। चलो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब ये कहता हाँ अच्छा क्या लग रहा है जी, इतना गहरा साक्षात्कार हुआ है आज जिंदगी का, हमें बहुत गहरा साक्षात्कार हो गया। संत ने बोला क्या साक्षात्कार हुआ? मूर्ख था मैं जो कपड़े का बिजनेस करता रहा जिंदगी भर, टिम्बर का बिजनेस करता, करोड़ों पति होता। संत ने वहीं रिजाइन कर दिया भाई। बूढ़े आदमी का भाई साहब क्या करेंगे। ऐसे ही बूढ़ा आदमी था, उसके ना 3 बेटे थे। उन्होंने सोचा भाई पिताजी रिटायर हो गए हैं, कुछ गिफ्ट ला के देते हैं अपने पिताजी को। तो एक ने अपने पिताजी को ला के दी लीमोजीन गाड़ी। लीमोजीन देखिए आपने, जब 4 गाड़ियां मिला देते हैं ना उससे एक गाड़ी बनती है, उसको बोलते हैं लीमोजीन। लंबी सारी गाड़ी होती है वो लीमोजीन। एक बेटे ने उसको एक घर गिफ्ट किया, कहता पिताजी ये 50 कमरे का घर है आपके लिए। थैंक यू बेटा। तीसरा बेटा था, उसने सोचा था कि कुछ तो ढंग का दिया जाए। पिताजी ने पूरी जिंदगी भर कर्मी काम किए, इन्होंने खूब टंगड़ी तोड़ी, पैसा लड़की बाजी सब यही काम किया इन्होंने। कुछ तो ढंग का काम किया जाए इनके लिए, कुछ मेहनत की जाए, क्या किया जाए जिससे कि ना इनका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट खुल जाए। तो उसने बहुत सारे संतों की मेहनत से, खूब सारी इन्वेस्टमेंट के साथ, खूब मेहनत लगा करके एक तोता तैयार किया कि इस तोते को आप जो भी गीता का श्लोक बोलेंगे तो तुरंत श्लोक बोल देगा ये, आप बस संख्या बता दो। ओके तोते बता, चैप्टर 18 वर्स 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब प्रकार के संसारी धर्मों को त्याग करके इकलौती मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। वाह क्या बात है। ऐसे सारे 700 श्लोक गीता की याद करा दिए उसको कि बेटा बस तो आप श्लोक का नंबर बोलो, श्लोक बोलेगा ट्रांसलेशन के साथ। तोता तैयार किया। कहता पिताजी ये तोता आपके लिए। कहता थैंक यू बेटा। तो 1 महीने बाद पिताजी ने तीनों को बुलाया। कहता आ जाओ तीनों आ जाओ। क्या तूने मुझे क्या गाड़ी दी तूने? लीमोजीन गाड़ी। अरे घिटौरनी की पतली गलियों में लीमोजीन फंस जाती है मेरी, बार बार आरी से कटवाता हूँ उसको, बार बार फिर एडजस्ट होकर फिर जोड़ता हूँ, कितनी बार तो कट के जोड़ ली मैं। वो ये कोई गिफ्ट होता है? कोई ढंग का गिफ्ट देना होता है? और तूने क्या दिया मेरे को? 50 कमरे का घर। अब मेरी वाइफ होती है 49वें कमरे के अंदर। पहले कमरे शुरू करता हूं, अजी सुनती हो? नहीं है। अजी सुनती हो? अजी सुनती हो? ऐसे करके 48 टाइम्स में तो कोई जवाब आता नहीं। 49 में बोलती है वाइफ, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो मुझे क्या पता था भगवान तू 49 कमरे में बैठी हुई है तू। हमारी तो छुपन छुपाई हो जाती है एक दूसरे के साथ। ये कोई गिफ्ट होता है? 50 कमरे का घर दिया, नॉनसेंस। तीसरे बेटे को बोला बेटा तूने दिया मुझे ढंग का गिफ्ट। वो तोता बहुत टेस्टी था। खा गया उस तोते को। जिसने जिंदगी में टंगड़ी तोड़ी वो क्या करेगा अभी? तोते से गीता सुनेगा वो? ये बढ़िया तोता है। वो फ्राई करके भुर्जी बना के उसका तंदूर में डाल करके उसको खा गया। वो खुदा की कसम मज़ा आ गया। बेशरम तोते को मार के खा गया। तो ये होता है बुढ़ापे के हाल। बुढ़ापे कुछ नहीं पता ऐसे लोगों का, कुछ नहीं पता। मैंने कई बार देखा है, कई बार हमारी कथाएं वगैरह होती है, उनमें कई बुजुर्ग भी आते हैं, बैठे तो होते हैं,
दाल कौन सी चढ़ाई है, मूंग की या चने की? हाँ भाई साहब को समझ आ रहा है आपके? हैं आपको पता है क्या चल रहा है यहां पर? हैं कुछ नहीं। ऐसे एक समय मैं घर पहुंचा, मेरी नानी संतरे खा रही थी और एक साधना जागरण चैनल ये सब देख रही थी। तो मैंने पूछा और क्या चल रहा है भाई? कहते आज तो हमने खूब ज्ञान लिया, खूब ज्ञान लिया हमने। मैंने कहा अच्छा क्या ज्ञान लिया? अब उसमें तो सब तरह के चैनल आते हैं ना टीवी के ऊपर। तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते खोतिया तू जब तक माया विच फसिया रहेगा, ते तू जन्म मृत्यु दे चक्कर विच पड़िया रहेगा। बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगला प्रोग्राम बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्म। अगला चैनल देखिए भाइयों और बहनों, मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगला प्रोग्राम देखिए गौ माता की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे, गौ माता हमारी माता है, हमें और कुछ नहीं आता है, गौ माता की रक्षा हमें करनी चाहिए। देखिए भाई और बहनों नमस्कार, चलता हूं मैं यहाँ से भी तुरंत, जय गौ माता। अगला प्रोग्राम उसमें मानो हरे कृष्णा वाला भी आ गया। तो आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई मुझे भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। सब आता उसके अंदर। तो कौन प्रमाणिक कौन अप्रमाणिक क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। मैंने पूछा तो फिर क्या लिया ज्ञान में आपने? कहते देख बेटा समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन एक बात है संतरे बहुत टेस्टी हैं। बस इसे आप देख करके आज बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं, कभी ना देख करके आना। आज बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं? घुटनों में मलहम लगा रहे हैं, ठीक है, यहां किसी के सर से जुए निकाल रहे हैं, थोड़ी फैमिली पॉलिटिक्स, देवरानी जेठानी ये वो, थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स, दैट्स इट। कुछ नहीं कर रहे आजकल बुजुर्ग। और अगर खुदा ना खास तक कोई कोशिश कुछ कर ले, उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ना बुढ़ापे के साथ एक अहंकार भी आता, उसको बोलते हैं व्हाइट हेयर फॉल्स ईगो, सफेद बालों का अहंकार। इनको अगर कुछ समझाने लगो, अरे चलिए जी हमने क्या धूप में बाल सफेद किया, हमने सब आता है हमको। बांगड़ू को आता कुछ नहीं है वैसे, लेकिन हाँ एक अहंकार जरूर आता है कि हमें बहुत कुछ आता है। तो ऐसे में ये लोग कुछ सीख भी नहीं पाते, वास्तव में सीख भी नहीं पाते। तो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, ऑफकोर्स नो डाउट सारे बूढ़े खराब नहीं होते, पर जिन्होंने ना अपने यंग एज में कुछ स्पिरिचुअल किया हुआ है, अच्छा आज वो भले ही ओल्ड एज में कुछ कर लें तो कर लें, लेकिन वैसे अगर वो सोचे बुढ़ापे में कोई अपना स्पिरिचुअल करियर शुरू करेगा, असंभव, असंभव नहीं हो पाता। हमने कई एग्जाम्पल्स देखे, नहीं कर पाते, बिकॉज बुद्धि जो है इतनी जड़ हो जाती है दैट दे कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड सिंपलेस्ट थिंग्स, सिंपलेस्ट थिंग्स नहीं कर पाते। और होता क्या, बुढ़ापे में आते आते मतलब 45 की उम्र तक व्यक्ति अपना अगला शरीर बना चुका होता है। एक 45 ईयर्स ओल्ड एक लेडी थी, उसने हमारे श्री प्रभुपाद जी से पूछा, कहते स्वामी जी मैं अगले जन्म में क्या बनूंगी, आप बता सकते हो? तो उन्होंने बोला आपको क्या करना पसंद है? कहते मेरे को ना तैरना बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप अगले जन्म में मछली बनोगे। कहते मछली बनोगे? कहते हाँ। आपकी तैरने की इच्छा पूरी करने के लिए सबसे बेहतरीन शरीर कौन सा है? मनुष्य शरीर ना। इसमें तो स्नॉर्कल ये वो ताम झाम पहनना पड़ता है ना, लेकिन मछली के शरीर में आपको कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। घूमो, वेल मछली आएगी आपको खाएगी। नाइस। सो दैट मीन्स बाय द टाइम वी रीच 40s में आते आते हम लोग अपना अगला शरीर बना चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि धारणाएं, संस्कार, आदतें जम जाती हैं, जम जाती हैं एकदम। यंग एज में हम अपनी आदतें फिर बदल सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आते आते अब आदतें बदलती नहीं है। यंग एज में चेंज कर सकते हैं हम लोग, वी कैन चेंज सो मेनी हैबिट्स, चाहे कि ड्रिंकिंग बैड हैबिट हो, ईटिंग बैड हैबिट हो, सेक्सुअल बैड हैबिट्स हो, ये सब छोड़ी जा सकती है, बदली जा सकती है इन यंग एज।
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आदतों की जड़ें गहरी होती चली जाएंगी, और विशेष रूप से बुरी आदतों में घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। जैसे बहुत ही कंफर्टेबल बिस्तरा होता है ना, उसमें घुसना आसान होता है, बिस्तरे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहीं 5 स्टार होटल वगैरह होते हैं ना, ये मोटा गद्दा होता है, उसमें आप कूद तो गए उसके अंदर, अब सुबह उठ लिए, वो गद्दे के अंदर समाये रहोगे आप, उठ जाओ भाई, उठना नहीं है, कब उठोगे? इसलिए हैबिट को क्या बोलते हैं? जैसे आदत जब पड़ जाती है, हैबिट में से एच निकाल दो, क्या बचा? अ बिट इज स्टिल लेफ्ट। ए निकाल दो, बिट इज स्टिल लेफ्ट। बी निकाल दो, इट इज स्टिल लेफ्ट, इट इज स्टिल देयर। और विशेष रूप से बुरी आदतें तो जाती हैं, और जितने ज्यादा संस्कार गहरे हो जाएंगे इसके, उतना आदतों को बदलना मुश्किल है। क्योंकि हम जो भी काम बार बार करते हैं, उसके हमारे चित्त पे ग्रूव्स बनते हैं। आप देखा जैसे गुंदा हुआ आटा होता है, उस पर अगर आप लकीर खींच दो एक, तो क्या बनेगा? एक ग्रूव बन जाएगा, उसके अंदर एक नाली सी बन जाती है। उसी में दोबारा से अगर चाकू चलाओ तो क्या होगा? और गहरी नाली, और गहरी नाली। तो पानी अगर आसपास भी छोड़ते तो पानी कहां से बहता है? उसी में से बहता है। इस तरह से एक काम जब हम बार बार करते हैं, बार, तो होता क्या है? उसके ग्रूव और गहरे बनते जाते हैं, और जितने गहरे आपके संस्कार बनेंगे, उतने सारा आपका फोकस उस संस्कार की ओर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ग्रूव की ओर, और फिर वो आदत बदलना बहुत कठिन है, ना के बराबर, वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए आदतों को बदलना है। दिस इज द राइट टाइम, यंग एज, वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। इस समय विल पावर भी होती है। और एक और कारण है हमें यंग एज में क्यों शुरू करना चाहिए, क्योंकि यंग एज के अंदर हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं। यंग एज में क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक टिपिकल कॉलेज जाने वाले एक इंडिया के अंदर जो बच्चा है, उसको पढ़ना है, पास होना है, बस दैट्स इट। और क्या करना है? कुछ नहीं। लेकिन जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाती है, और जितनी लाइफ आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, उतना ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को एंगेज करना मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसीलिए अभी एप्टीट्यूड भी है, बस एटीट्यूड लेकर के आना है, एप्टीट्यूड के साथ बेस्ट। एक और कारण कि हमें भगवान को अपने आप को कैसे ऑफर करना चाहिए, फ्रेश या सड़ा हुआ। जैसे आप किसी यहाँ जाओ अगर दीपावली के दिन, और वो आपको फंगस लगा हुआ लड्डू दे, कहते हैं जी ये 2014 की दिवाली के लड्डू हैं, हमने संभाल के रखे थे कि आप जब आएंगे 2019 की दीपावली में, तो 5 साल बाद आपको ये फंगस लगे लड्डू जरूर खिलाएंगे, खाइए ना, सॉस जरूर लगाइएगा, वही फंगस लगी है प्लीज़। तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आपने अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हमारी, बहुत बढ़िया जी। हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो क्या करते हैं? ताज़ा ऑफर करते हैं, राइट? तो इसी तरह से हमें भी भगवान को जब अपने आप को ऑफर करना है, जब हम ताज़ा हैं, तो हमारा इंटेलेक्ट ताज़ा है, हमारा मन ताज़ा है, हमारी इंद्रियां ताज़ा हैं, तब करना चाहिए। ये थोड़े जो आड़े टेढ़े हो गए, प्रभु आगे तेरे दरबार में, भगवान कहते हैं चल ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। प्रभु तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है ओल्ड एज में। हमारे मंदिर श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में क्या अभी वो प्लेन नहीं, मतलब कि एक सीढ़ी चढ़ के मंदिर आया था। कई बुजुर्ग इसलिए आते हैं हमारे मंदिर में, कहते हैं सीढ़ियाँ नहीं है जी, लेकिन जिन मंदिरों में सीढ़ियाँ होती कहते हैं जी कौन जाएगा, इसलिए नहीं जा पाते। किसी धाम की परिक्रमा नहीं कर पाते। लेकिन ये जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम, यंग एज। और मैंने देखा है, दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, बिकॉज आई टुक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इन यंग एज। मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस ने इवन मेरे प्रोफेशनल करियर में हेल्प किया। When I was not a devotee, मेरा कोई रैंक नहीं आया करता था, मेरा रैंक नॉर्मल रहता था। आई वॉज लाइक 6, 7 ऐसे करके कुछ अपना रैंक आ जाया करता, 10th रैंक लाइक दैट। बट व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, तो उन दिनों में मैं आई वॉज अ हरे कृष्णा डिवोटी, आई वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा, मैं रेगुलरली क्लासेस में आया करता था, जिसकी वजह से हमेशा कॉलेज में मैं हमेशा टॉप 3 रैंक में रहा।
पहले मेरा पढ़ने का स्पैन हुआ करता था आधा घंटा, पौना घंटा, फिर कहता बस अब ब्रेक लेंगे यार, अब ब्रेक लेंगे. बट सिंस द टाइम आई एम चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इन वन सिटिंग, नाउ अभी जो मेरी पढ़ने की जो मेरी कैपेसिटी है, अब एक सिटिंग में आई कैन स्टडी फॉर 15 आवर्स. लेकिन एक समय था मैं आधा घंटा, पौना घंटा वो इतना ही पढ़ पाता था बस. सो कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प्स इवन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ. मैंने जितने भी जगह इंटरव्यूज किए, फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट राउंड में क्लियर. पर वो कहते थे कि ना आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है. पर मेरे इंग्लिश टीचर का नाम सुनना चाहेंगे आप? मेरे इंग्लिश टीचर का नाम है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, द फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो मैं क्लियरली कम्युनिकेट क्यों कर पाता था? इंग्लिश अच्छी हुई कैसे? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ करके. श्री प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर तरीके से बुक्स लिखी हैं, माय गॉड, वेरी वेरी इंप्रेसिव. तो उससे ज्ञान भी मिला और साथ में अंग्रेजी भी अच्छी हो गई, इंटरव्यू क्रैक हो गए बुक्स पढ़ करके. वाह, ये तो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, ऐसा. सो इवन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस, इट हेल्प्स. और मेरी प्रमोशन पता क्यों होती थी? मेरी प्रमोशन इसलिए होती थी बिकॉज फर्स्टली आई वाज वेरी गुड इन माय वर्क, सेकेंडली दे कुड सी दैट आई एम अ लीडर, दे कुड सी मी. हालांकि मैं नहीं मानता था खुद को लीडर. वो मुझे लगता नहीं ये ना ही नोज हाउ टू टैकल विद पीपल, वो एजिटेट नहीं होता, कठिन समस्या आती है अगर कुछ तो उसको ठीक से बैलेंस कर. पर ये सब कहाँ से आ रहा था? बिकॉज आई वॉज डूइंग भक्ति, आई वॉज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये करने के कारण मेरी स्टूडियस लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प हुई. तो ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी जो आपको कमज़ोर बना देती है, बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी आपसे, ना ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो इवन इन आवर एवरीडे लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ हेल्प्स अस अ लॉट. खुदा ना खासा कभी कोई जर्क आ गया लाइफ के अंदर, कोई छोड़ के भाग गई आपको, आपने खूब उसको मैं कालू टिक्की खिलाया था, जूते चप्पल ला के दिए थे और वो आपको जूते चप्पल मार के निकल गई, वो तेरा सदमे बाजो कि ना, अरे हम बेवफा हरगिज नास्ते पर हम वफा कर ना सके. होगा ना ऐसा? अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा तो होता अपनी नस वस काट ले, लेकिन भक्त बनने के बाद पहली बात तो होगा देखो जी ये गर्लफ्रेंड वगैरह का चक्कर में कुछ नहीं पड़ना यार, ये ना तो सियापा है सियापा. तो एक तो आपको सूझबूझ आएगी, लेकिन खुदा ना खासा मान लो सूझबूझ नहीं भी आई और आपको धक्का लगा तो आप उस धक्के को झेल जाओगे. क्यों? बिकॉज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. या आपकी इंटेलिजेंस को एक नए लेवल पे लेकर के जाती है, एंड फ्रॉम दैट लेवल वी यू सी लाइफ विद विजडम, with intelligence, because of Krishna consciousness. ये फायदा है इसका. जैसे हमने देखा कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, तो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के घबरा जाते हैं, लेकिन अगर फ्लाइट में जा रहे हो तो वही बिल्डिंग कैसी नजर आती है? माचिस की डब्बी छोटी नजर आती है. ऐसा होता है? यस. पर बिल्डिंग छोटी हो गई क्या? नहीं, बिल्डिंग उतनी है, लेकिन आपको ऑल्टीट्यूड बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया. इसीलिए उस तरह से जिनकी चेतना लेस लोअर लेवल पे होती है, कहते हैं लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं यार, ये बड़ी बड़ी समस्या, वो बड़ी बड़ी समस्या, ओह माय गॉड बड़ी बड़ी समस्या है भाई. पर अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करता है यंग एज में, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कॉन्शियसनेस ऊपर होती है, और सेम प्रॉब्लम को वो क्या देखता है? छोटा. कहता है हाँ है, प्रॉब्लम है, पर इतनी मगजमारी नहीं है यार अपने आप को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वैसे चलेगा यार. So he moves on. तो इसीलिए हमारी एवरीडे लाइफ में भी हेल्प करती है कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी. सो यंग एज इज द टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं. ठीक है जी, मैं यहीं पे विराम दूंगा.